नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे मैंने आपसे मात्र 48 घंटे पहले डिस्कस किया था। घटना थी पुतिन के जन्मदिन की। यूक्रेनियंस ने मिलकर के पुतिन को हैप्पी बर्थडे टू बोला था। कैसे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल था जो कि क्रीमिया को रशिया मेनलैंड से ऐड करता था। कर्च स्ट्रेट को क्रॉस करके 12 मील यानी लगभग 18 से 19 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज था। उस ब्रिज को यूक्रेनियन फोर्सेस ने क्रीमिया से रशिया को कनेक्ट करने वाले मार्ग पर बॉम्ब लगाकर उड़ाने का प्रयास किया। घटना 7 अक्टूबर को जन्मदिन मनाने के अगले ही दिन की थी। मात्र 48 घंटे के भीतर रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने पब्लिकली सामने आकर के कहा कि मैं ही हूं जिसने यूक्रेन की राजधानी पर हमले करवाए हैं। और तो और यदि यूएन के अंदर आज जो बैठक होने जा रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आज रशिया के रेफरेंडम के खिलाफ मीटिंग पेंडिंग है, ऐसी स्थिति में उससे पहले पब्लिकली आकर के ये बोल दिया कि मैं ही हूं जिसने की ब्लास्ट करवाया है। 48 घंटे में पुतिन ने अपना बदला ले लिया है। बदला किस बात का? बदला इस बात का कि जिस दिन ये ब्रिज पर धमाके हुए थे उसके 48 घंटे के भीतर 83 से अधिक मिसाइल, 83 से ज्यादा मिसाइल्स पूरे यूक्रेन के अंदर लगभग 10 शहरों में दाग दी गई हैं, जिनमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। यानी आप इस घटना को यूं समझ सकते हैं कि जहां यूक्रेन के लगभग 15% क्षेत्र के ऊपर पहले ही रशिया कब्जा कर चुका है, जिसे वो अपना हिस्सा कह चुका है, अब उसके बाद अन्य क्षेत्रों के ऊपर ये हमले हो रहे हैं। आप यहां पर लाइव अपडेट देख सकते हैं। लगभग 10 शहरों के ऊपर अटैक हुआ है। बहुत सारी जगह जो कोट किया जा रहा है मिसाइल अटैक वो 75 है, लेकिन अब तक यानी कंटेंट बनने से लेकर मेरे लाइव आने तक अटैक की संख्या बढ़कर के 83 हो चुकी है। मरने वालों की संख्या जहां पहले 5 कोट की जा रही थी, अब बढ़कर के वो भी 10 हो चुकी है। हमले कहां हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैं जिन्होंने ये सेशन मेरा पुराना नहीं देखा उन्हें मैं एक बार ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूं। आपको याद होगा यूक्रेन के पूर्वी किनारे की तरफ रशिया से जुड़े हुए हिस्से, अजोव सी और ब्लैक सी से जुड़े हुए किनारों पर कुछ ही दिन पहले रशिया ने अपने द्वारा रेफरेंडम कराकर उन्हें अपने साथ मिलाने की घोषणा की थी। यह 15% हिस्सा लगभग 4 शहरों के साथ मिला हुआ लुहांस्क, डोनेत्स्क, मैरियापोल और खैरसान से मिलकर बनता है। इन 4 क्षेत्रों को रशिया ने बकायदा रेफरेंडम करके अपने अंदर मिलाने की आधिकारिक घोषणा की थी। दुनिया ने उसे नहीं माना। यही कारण है कि मंडे के दिन आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस बात पर चर्चा होगी कि क्या कोई देश इस प्रकार से किसी अन्य हिस्से को अपने कब्जे में लेकर घोषणा कर सकता है। ये तो चर्चा कर ही रहे थे। इसी बीच में यूक्रेन वालों में थोड़ी ज्यादा हिम्मत आई और उन्होंने क्रीमिया, जो कि 2014 में ही रशिया ने कब्जा लिया था, उस क्रीमिया से रशिया को कनेक्ट करने वाली कर्च स्ट्रेट पर 8 अक्टूबर के दिन बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। और बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर कुछ इस प्रकार के नजारे बने। ये वो पुल था जिसे पुतिन की इज्जत माना जा रहा था, क्योंकि इस ब्रिज को बनाना पुतिन की जिद थी, क्योंकि वो क्रीमिया को रशिया से सीधा जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना चाहते थे। जहां दुनिया ने एक और जब इस ब्रिज को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट देने से इनकार कर दिया था, तो पुतिन ने अपने ही फैसले से इसका निर्माण किया। कहते हैं कि 2014 में एनेक्सेशन हुआ, 2018 के अंदर पुतिन यूरोप का सबसे लंबे पुल पर खुद ट्रक चला करके इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक पहुंचे। यानी कि एक प्रकार से उन्होंने खुद ने अपने इस ड्रीम को पूरा किया था। और जैसे ही यह हिस्सा टूटा तो पुतिन ने इसे अपने खिलाफ लिया। और दुनिया भर के अंदर यह सुर्खी जितनी खुशी से तैर रही थी कि इस ब्रिज को तोड़कर यूक्रेनियंस ने दिखा दिया है कि वो पुतिन को बहुत बड़ा सेटबैक दे सकते हैं। तस्वीरें बताती हैं कि पुल का टूटना पुतिन के सपने के टूटने जैसा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से एक एक्सप्लोसिव से भरा हुआ ट्रक यहां जाकर फटता है, रोड को तोड़ता है और सड़क के ऊपर चल रही दूसरी तरफ चल रही ट्रेन जिसमें तेल था उसमें आग पकड़ लेता है। एक साथ 2 तरफ की सड़क पर हुआ यह हमला अपने आप में पुतिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि क्रीमियन ब्रिज का एक्सप्लोजन ड्रीम गॉन अप फ्लेम्स जैसा है, यानी कि किसी के सपने धुआं में उड़ जाने जैसा है। पुतिन के लिए यह लाइन अमेरिकी मीडिया ने इस्तेमाल की थी, लेकिन पुतिन ने अपने सपने ज्यादा ऊंचाई में धुएं में उड़ने नहीं दिए, तुरंत रिटेलिएट किया। पुतिन ने इस कर्च पर हुए हमले को एक टेररिस्ट अटैक करार दिया और कहा
कि जो हमारे ऊपर हमला हुआ यह एक टेररिस्ट अटैक है। कारण जान लीजिएगा, क्योंकि पुतिन का मानना है कि क्रीमिया हमारा है और हमारे क्षेत्र में अगर कोई दूसरा देश घुसकर कुछ करता है इसका मतलब वो एक टेररिस्ट अटैक है और इस टेररिस्ट अटैक का वो बदला ले चुका है। यूक्रेनियन फियर रशिया रिप्राइजल फॉर क्रीमिया ब्रिज अटैक। यूक्रेनियंस को यह डर था, ये आप न्यूज देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें यह कहा गया था कि इस हमले के बाद में जहां एक और यूक्रेनियन मीम शेयर कर रहे थे पुतिन के खिलाफ कि हैप्पी बर्थडे टू यू, लीजिए ब्लास्ट कर दिया, वहीं कुछ में यह डर था और वो डर सार्थक हुआ। सार्थक की न्यूज आप लोगों ने देख ली है। 10 सिटी उन्होंने, एक क्रीमिया पर बम फोड़ा, एक पुल पर बम फोड़ा था, इन्होंने 10 शहरों में बम धमाके कर दिए। इस समय पूरी समय ट्रेंडिंग पर चल रहा है जेलेंस्की वॉर क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जेलेंस्की का ये जिद जो है यही कारण बना है इस प्रकार की दुर्घटना के लिए। साथ में ट्रेंड में मालदोवा भी चल रहा है। क्यों चल रहा है सेशन के अंदर बताऊंगा। एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है इस पूरी घटना को बताने के लिए, जहां एक और हर कोई इस युद्ध से परेशान है, क्योंकि युद्ध मनोरंजन नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल जेलेंस्की ऐसे कर रहे हैं कि एक पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, वो रशिया था, उसे पहले वो हिलाते हैं, मधुमक्खियां जेलेंस्की के पीछे जैसे ही भागना शुरू होती हैं, जेलेंस्की तुरंत वेस्टर्न मीडिया के सामने आकर कहने लगते हैं देखो मधुमक्खियां मेरे पीछे पड़ गई, मैंने कुछ नहीं किया। और मीडिया में वो BBC, CNN और फॉक्स जैसी वेस्टर्न मीडिया को दिखाते हुए पड़ते हैं। यानी पहले जाकर आप मधुमक्खी के छत्ते को हिलाओ, वो जब आपके पीछे भागने लगे तो मीडिया के सामने जाकर कहो कि देखो ये क्या हो रहा है। इस तरह से लोग इनका मीम बना करके मजाक बना रहे हैं। तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा है, और यह भी कहा है, रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कि यदि किसी ने इसके रिटेलिएशन में जो हमने हमला किया, अगर किसी ने रूसी शहरों पर हमला करने के बारे में सोचा भी या हमारे एटमी ठिकानों के ऊपर हमला करने के बारे में सोचा तो उसके भीषण परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जिन्हें यह पता है कीव क्या है बढ़िया है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं, कीव यूक्रेन की राजधानी है और उनकी सबसे पावरफुल जगह, या यूं कहिए जेलेंस्की का ठिकाना है। ये वो ठिकाना है जिस पर 7 महीने से शांति थी। शुरुआत में यहां गोले गिरे थे। मैप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जितनी भी लाल बिंदियां हैं ये सब मिसाइल फटने की जगह हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कीव बिल्कुल सेंटर में है और यहीं पर बम फटे हैं। आप यहां पर स्यूमी, खार्किव, निप्रो, ये जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बम फटने की जगह हैं। ये जो आप लाइट पिंक कलर देख रहे हैं ये ऑलरेडी रशिया ने अपना बता दिया है। ये वो क्षेत्र है जहां रशियन फोर्सेस पीछे हट रही थी, लेकिन अब इस प्रकार के हमले की अपेक्षा जो थी वो कहा जा रहा है कि एक प्रकार से प्रवोक करने के बाद किया गया निर्णय है। बहुत सारे एनालिसिस इसमें आ चुके हैं, बताया जा रहा है कितने बम किस क्षेत्र में फटे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने द्वारा इसके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। ये सारी खबरें आपके सामने हैं। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इस युद्ध के अंदर जो तस्वीरें हैं वो ये दिखाती हैं कि बम कितने भीषण तरीके से फटे। एक बार के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर आ चुके हैं जिसमें लाइव एम्यूनेशन होता दिखाई दे रहा है। आज ही के दिन दोपहर की घटनाएं हैं, बम फटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीव इंडिपेंडेंट ने खुद अपने द्वारा इसकी जानकारी दी है। आप इस वीडियो के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। एक वीडियो है, कोई हमारी तरह व्लॉगिया होगा जो व्लॉग बना रहा होगा रोड का, उसे पता नहीं था कि इस प्रकार से बम फटेंगे। उसके जस्ट सामने उसके कैमरे में बम फटना कैप्चर हो गया। आप इसे गाड़ी में से कैप्चर हुआ देख सकते हैं किस प्रकार से यह घटना उसके आंखों के सामने हुई है। यानी कि बम धमाके कीव में हुए और लोगों ने बकायदा इन्हें रिकॉर्ड किया है। एक ऐसे ही व्लॉगर थी जो कि बम धमाकों को अपने व्लॉग्स में कवर कर रही थी। आजकल सोशल मीडिया ये वही वाली चीज है, कैमरे के आने कारण आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। कुछ इस प्रकार की घटनाएं इस बच्ची के साथ हुई है। ये जिस समय व्लॉग शूट कर रही थी उसी समय इसके पीछे आकर बम फटा और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यानी कि ये कोई संवाददाता या पत्रकार नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारी तरह लिए कैमरा हाथ में घूम रहे होते हैं और ऐसे इंसिडेंट कैप्चर करने लग जाते हैं। बंदी की हिम्मत देखो, बम फटा लेकिन मोबाइल नहीं छूटा, इसे डेयरिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति को आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार की यहां घटनाएं हो रही हैं वो तमाम मीडिया हाउसेस ने कवर की हैं। आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं जो कि इस समय यूक्रेन के द्वारा जहां तहां शेयर की जा रही हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हमने यहां पर निकालने का प्रयास किया है। रॉयटर्स ने एक वीडियो साझा किया और उसने साथ में लिखा है कि हम एक ग्राफिक कंटेंट आपसे शेयर कर रहे हैं जिसे देख करके कुछ लोग विचलित हो सकते हैं किस प्रकार के भीषण हादसे हुए हैं, इसलिए ग्राफिकल कंटेंट के ऊपर मतलब इन्होंने वार्निंग जारी की है। आप कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, हालांकि हमने कोशिश की है कि आपके सामने उन तस्वीरों को ना
दिखाएं जो आपको बहुत ज्यादा व्यथित कर सकती हैं, क्योंकि युद्ध में जब गोले फटते हैं तो निश्चित ही जाने जाती हैं, और जब जाने जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जान जाती हुई देख करके थोड़ा जी मिचला जाता है। इसलिए इन तस्वीरों को देखें जरूर, लेकिन इससे केवल आप इतना अंदाजा लगा लें कि युद्ध कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है। यह हो सकता है किसी का ईगो शांत कर रहा हो सकता है कि एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड और एक तरफ रशिया दोनों एक दूसरे की ईगो को सेटिस्फाई करने में लग रहे हो, लेकिन जाती हमेशा मासूम लोगों की जान है जिन्हें पता नहीं होता कि क्या और कब कैसे हो जाएगा। आप इन तस्वीरों से इन चीजों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे घायल हैं, मैं खुद आगे उनके आगे खड़ा हो जा रहा हूं तस्वीरों के आगे जहां पर घायलों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। मेरा कंसर्न और आप सबसे इतनी जानकारी कि हम जिन भी चीजों को फिलहाल देख रहे हैं, मैं हटा देता हूं ये वीडियो, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको व्यथित कर सकती हैं। खैर, ये दुनियादारी का अपडेट मेरा देना काम है और मैं आपको हमेशा अपडेट देता आया हूं, लेकिन इसी बीच में मैं एक जबरदस्त चीज आपसे साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं आपसे अक्सर कहता आया हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी, उसके थ्रू जॉब प्राप्त की है। आज मैं एक ऐसे ही बंदे को आपके लिए इंटरव्यू करने में कामयाब हुआ हूं जिन्होंने रीलेवल के थ्रू जॉब प्राप्त की है। वो अपने साथ है, मैं अभी आपके साथ उनका इंट्रो साझा करूंगा। इसके साथ साथ कुछ अपडेट्स और देख लीजिए। ये 7 महीने के बाद में यूक्रेन के द्वारा हुए हमले हैं, और इस समय यूक्रेन का क्या कहना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दुनिया का रिएक्शन क्या है वो इस इंटरव्यू के बाद देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्या? रोजगार। और रोजगार के लिए अपने अनुभव साझा करने के लिए आपके साथ इस समय उपस्थित हैं, उन्हें जरूर एक बार आप देखिएगा। मैं लेकर आ चुका हूं आपको लक्ष्मी नारायण अग्रवाल से मिलवाने के लिए, जिन्होंने रीलेवल का टेस्ट दे करके एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप के अंदर जॉब सिक्योर की है। आज जानेंगे हम उन्हीं के अनुभव, किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म को उन्होंने अपने एग्जाम के लिए चुना। चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं लक्ष्मी नारायण की स्टोरी। वेरी वेलकम लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। आपने भी अपना समय निकाला, फिलहाल आप जॉब में बिजी हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। लक्ष्मी, अपने बारे में कुछ बातें हमें बताइए ताकि स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत पॉजिटिविटी आ सके। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एजुकेशन में आपने लेटेस्ट एजुकेशन क्या रखी, और ग्रेजुएशन में आप कौन से बैकग्राउंड से थे? सर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरा मैनेजमेंट से ही है। ग्रेजुएशन मैंने बीबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए किया है इन एचआर स्पेशलाइजेशन। अच्छा। तो आपको रीलेवल के बारे में पता कैसे चला? सर, रीलेवल मैं एक्चुअली यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म का सर्च कर रहा था, अच्छी जॉब सर्च कर रहा था, तो यूट्यूब पे ही मैंने एक वीडियो देखा। वहाँ पे मैंने देखा ये फ्री प्लेटफॉर्म है, तो मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया। मैंने कहा ट्राई कर सकते हैं, फ्री है तो मैंने वहाँ ट्राई किया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन। वेरी गुड। तो लक्ष्मी, जैसे आपको यूट्यूब के थ्रू पता चला, ऐसे ही मैं लाखों लोगों को यूट्यूब पर ही रीलेवल के बारे में बताता हूँ कि भाई इस तरह से एग्जाम देने पर जॉब प्राप्त हो सकती है। और आपने जॉब देते समय, मतलब जब आपने एग्जाम के लिए टेस्ट दिया, तो कोई कोर्स भी लिया था या बिना कोर्स के ही आपने टेस्ट दे दिया? नहीं सर, मैंने पहले ट्राई किया कि विदाउट कोर्स मूव करते हैं, तो मेरा विदाउट कोर्स हो गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो विदाउट कोर्स भी हमारा ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम कहीं लैग करते हैं तो कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ से एक हमें अच्छी जॉब मिली। आपको कितने दिनों बाद जॉब मिल गई थी? जब आपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जाम दिया, रिजल्ट्स निकले, उसके कितने दिनों बाद? सर, जिस दिन हम टेस्ट देते हैं उसके तीसरे दिन ही रिजल्ट आ जाता है, और विद इन 1 और 2 वीक्स, 10 to 15 डेज हमें सारे इंटरव्यू हो जाते हैं, हमारे जॉब ऑफर लेटर्स आ जाते हैं और हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, इसके बाद एक बात और बताइए कि आज अगर मैं किसी से ये कहना चाहूँ कि रीलेवल को यूज करके उन्हें जॉब प्राप्त करनी चाहिए, आप अपनी भाषा में उसे क्या कहेंगे? मतलब कैसे आप लोगों को मोटिवेट करेंगे इस चीज के लिए? सर, मैं कहता हूँ कि आजकल ना ये हमारे पास मिथ है कि हम अच्छी जॉब नहीं कर सकते आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट हुए तो एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हम टायर 2, टायर 3 सिटी से भी हैं या फिर अच्छी सिटी से भी हैं, हमें क्या होता है, एक वो नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता अच्छी जगह इंटरव्यू देने का। तो सर, वो रीलेवल वो प्लेटफॉर्म है जो हमें ये चांस देता है कि हम अपने जो टैलेंट है उसको हम अच्छी कंपनीज के सामने रख सके और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें। बहुत बढ़िया। यानी कि एक तरह से जो हम बोलते हैं कि रीलेवल के प्लेटफॉर्म पे आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हो, तो ये बात आपकी एकदम सही है कि मल्टीपल टाइम भी आप ट्राई कर लीजिए, आपको जब समझ में आए तब अच्छा स्कोर आ जाएगा। और रीलेवल तो बोलता भी है कि 1000 में से 500 से ज्यादा नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं तो फिर आप जॉब 15 दिन के अंदर पा जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को एक जरूरी जानकारी भी मिल गई, और जो भी इनकी तरह जाकर के जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए रीलेवल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए एक टेस्ट है, वहां जाइए और जाकर के अपने लिए 15 दिन के भीतर जॉब सिक्योर कर लीजिए, यदि आप 1000 में से 500 से अधिक अंक लाने में कामयाब हो जाते हैं। अब चलिए दुनिया की बात कंटिन्यू करते हैं। दुनिया का रिएक्शन क्या आना शुरू हुआ। दुनिया के रिएक्शन में एक इंटरेस्टिंग देश यहां पर निकल के आया है, उसका नाम है मालदोवा। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बोलता है कि रशिया ने हमारा एयर स्पेस जो है ना उसको ब्रीच किया है। यानी उसने यह बता दिया है कि रशिया ने जो हमले किए हैं वो केवल और केवल जमीन से नहीं, आसमान में से नहीं, बल्कि पानी में से हमले किए हैं। इस बात को जरूर आज आपके सेशन में साझा करेंगे। आप यहां पे एक बार के लिए देख सकते हैं, ये तस्वीरें जैसे ही जारी होनी शुरू हुई, कुछ बातें यहां इंटरप्रिटेट होना शुरू हो चुकी हैं, और वो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि रशिया ने जो हमले किए हैं वो जानबूझ करके बचाते हुए किए हैं। बचाते हुए से मतलब बड़ी बिल्डिंग्स को टारगेट करने के स्थान पर लोकल और कॉमन एरियाज में बम गिराए गए हैं। यह अपने आप में यह दर्शाने के लिए है कि आप हमें हारा हुआ मत समझिए, हम हमले करने की क्षमता रखते हैं और कभी भी कर सकते हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे अगर पिक्चर्स को एनालाइज करेंगे ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बचा करके कुछ ऐसे स्थान पर, या तो कोई खाली बिल्डिंग है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी रिसेंटली आप यहां पर चलिए छोड़िए, जर्मन कॉन्सुलेट के ऊपर बम धमाका हुआ, ऐसी न्यूज ट्विटर पर वायरल होने लगी कि जर्मन कॉन्सुलेट को अटैक किया गया है। लेकिन यह न्यूज आई ही थी कि थोड़ी ही देर बाद जर्मन कॉन्सुलेट ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमने उस बिल्डिंग को बहुत पहले ही छोड़ रखा था, वो बिल्डिंग खाली थी। यानी यूज तो कर रहे थे हम, लेकिन फिलहाल वो यूज में नहीं थी, हमने उस बिल्डिंग को पहले ही खाली कर दिया था। ये न्यूज उन्होंने क्लियर कर दी। यानी कुछ मैसेजेस इस तरह के हैं कि रशिया चला तो रहा है बम, लेकिन लोगों को नहीं मार रहा है। मतलब एनालिसिस इस प्रकार से करिए कि वो लोगों के अंदर द्वेष पैदा नहीं करना चाहता, वो लोगों के मन में यह बिठाना चाहता है कि जेलेंस्की इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ अटैक्स। यानी लोगों के मन में जेलेंस्की के खिलाफ जहर भरना चाहता है। यह बड़ा स्ट्रेटेजिकली इस काम को कर रहा है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने द्वारा पूरी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ही के दिन शाम को अपने सेशन से कुछ ही घंटे पहले यह पब्लिकली कंफर्म कर दिया है कि हां, हम ही इस हमले के पीछे थे, हमने ही ये वाले हमले कराए थे। ये इन्होंने क्लियर बोल दिया है। आप इधर देख सकते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि अक्टूबर 10 को हुए ये जो हमले थे, इनमें मालदोवा ने कहा है कि रशिया की मिसाइल ने यूक्रेन को मतलब वो करने के लिए, हमले करने के लिए हमारे एयर स्पेस को ब्रीच किया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से बम चलाते हुए जाकर के गिरा दिए थे पैसिफिक ओशन में, बिल्कुल वैसे ही मोल्दोवा ने कहा है कि यूक्रेन पर बम गिराने के लिए हमारे ऊपर से बम निकाला गया है। आप इधर देख सकते हैं मैप के अंदर मोल्दोवा आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, एक छोटू सा देश है। इस मोल्दोवा देश ने कहा है कि यहां पर बम गिरा है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक सी के ऊपर से होते हुए बम गया है, यानी ब्लैक सी से खड़े करके बम चलाए हैं। इसका मतलब सिंपल है कि क्रीमिया के आसपास के इन क्षेत्रों में जहां पर इन्होंने अपनी नेवी जमा रखी है, इसके ऊपर से होकर के बम धमाके करने के लिए ये गए हैं। दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं कि सिविलियंस की जो मौत हो रही है वो डीपली शॉकिंग है। सब लोग अपने अपने द्वारा इस पर कमेंट कर रहे हैं। जेलेंस्की का बयान आना साझा था, स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि देख लीजिए दुनिया वालों, हमारे ऊपर इतने सारे शहरों पर हमले हुए हैं, ये हम लोगों को पैनिक में डालना चाहते हैं। एज यूजुअल जेलेंस्की फिर निकल पड़े दुनिया के सामने अपनी बात को रखने के लिए और कहा जिस जपोर्जिया पर इन्होंने कब्जा कर रखा है उस तक पर तो दोबारा हमला कर रहे हैं। हमले की तस्वीरें ये खुद से साझा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कीव को टारगेट करना सीधा सीधा वेस्टर्न पावर्स को पुतिन के द्वारा आंख में आंख डालकर यह कहना है कि मुझे हारा हुआ मत समझ लेना। वही पुष्पा वाला डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। इसके लिए मतलब आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि ये जो मल्टीपल अटैक्स जो हो रही हैं, इनको सब लोग रिलेट कर रहे हैं कि पुतिन दुनिया को यह भी दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके बारे में जो चाहे सोच ले, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। आज का दिन छोड़कर के भी वो अटैक कर सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच के आदेश के तुरंत बाद जहां पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन में बैठकर उनके खिलाफ डिसीजन लेने के बारे में सोच रही है, उसी समय उन्होंने रेफरेंडम पर जो न्यूज करने की बात कर रही है, बम धमाके कर दिए। आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन की न्यूज है कि यूनाइटेड नेशन विल टेस्ट कंट्रीज व्यू ऑन रशियन एनेक्सेशन बिड। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बोले जो करना है कर लीजिए, हमको जो करना था वो हमने कर दिया है। इस समय आप देख सकते हैं दुनिया भर के लोग
अभी तुरंत जाकर के ये G7 के देश से मीटिंग कर रहे हैं, सबसे टेलीफोनिक संवाद कर रहे हैं। जेलेंस्की के साथ देखिए हमारे साथ ऐसा हो गया है, बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। इसने कहा कि हम लोग इस समय पोलैंड के राष्ट्रपति के भी संपर्क में हैं, सबके साथ जो संपर्क है वो बातें यहां पर खोल खोल करके की जा रही हैं। बाकी किसके कितने लोग मरे ये तो एक केवल नंबर रह जाएगा। जैसे कोरोना के अंदर जो मौतें हुई उसमें आप या हमारे परिवारजन जिनको भी जितना भी नुकसान हुआ, क्षति हुई, वो केवल एक नंबर में काउंट हुई। तो युद्ध में इंसान केवल एक नंबर बन के रह जाता है, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उम्मीद है कि आपको ज्यादा जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारी टीम का साहस बढ़ाने के लिए आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनमें आप तक न्यूज पहुंचाने की जो एकदम तत्परता है ना, वो एकदम बूस्ट होकर के निकले। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चूंकि ये चैनल आप ही का है, आपका अपना परिवार है, तो इसे सब्सक्राइब करके और अपने साथियों से सब्सक्राइब करा के हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने का कष्ट करें। आपका महत्वपूर्ण योगदान अतुलनीय है और हम इसके लिए आपका सदा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।